हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का भाग एक जो 12th की पुस्तक है, 3 पुस्तकें हैं उसमें, भाग 1, 2, 3 करके। भाग एक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं और 600 ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी तक की हर एक घटनाओं को बारीकी से वहाँ पर देखा गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। ठीक है, तो पहले हम आप लोगों को पुस्तक दिखा देते हैं कि कौन सी पुस्तक का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं आज से। तो ये आप लोगों की पुस्तक है, देखिए कि कक्षा 12 के लिए इतिहास की पुस्तक है और फिर उसके बाद भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ठीक है, तो ये इस पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे और कल हम लोगों ने भारतीय इतिहास भाग 1 को पूरी तरह से एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि विषय 4 तक पढ़ चुके हैं, 5वां विषय हम लोगों को पढ़ना है, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि इसमें कुल 5 विषय हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना है। और पहला विषय है यात्रियों के नज़रिए है, फिर भक्ति सूफी परंपराएं हैं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर है, किसान जमींदार और राज्य है, शासक और विभिन्न इतिवृत्त करके है। ठीक है, तो जो पहली अध्याय है कि यात्रियों के नज़रिए, जो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद कल से हम लोग यहाँ पर यात्रियों के नज़रिए को देखा जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में अपनी समझ को दर्शाया है। तो इस चैप्टर का नाम ही है कि यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। ठीक है, तो कौन कौन से यात्रियों को पढ़ना है हम लोग, उसके बारे में हम पहले आप लोगों को बता देते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अलबरूनी का किताबुल हिंद पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, क्लास 12th की इस दूसरी पुस्तक है, भाग 2 है। तो अलबरूनी का हम लोगों को किताबुल हिंद पढ़ना है, इब्न बतूता का रिहला पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, फ्रांसवा बर्नियर का एक विशिष्ट चिकित्सक था, उसके बारे में पढ़ना है। फ्रांसवा बर्नियर ने किस प्रकार से वहाँ पर बताया है। फिर एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी और संस्कृतवादी परंपरा, इसको भी पढ़ना है हम लोग। इब्न बतूता का अनजाने को जानने की उत्कंठा। फिर उसके बाद देखिए, ये सारे हेडिंग्स जो हैं हम लोग आज नहीं, आने वाले समय में धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, इस तरह से। और फिर उसके बाद अगली हेडिंग है हम लोगों की, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। इन सारी बातों को हम लोग अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को इसका अध्ययन करना है, कि यात्रियों के नज़रिए और वहाँ पर उनकी समाज के बारे में किस प्रकार से समझ है। और हम लोगों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं को देखा है, तो हम लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी 400 साल के बाद की घटनाएं दे दी कि 10वीं से 17वीं शताब्दी की, यानी कि 700 साल की बातें करनी है। तो हम बता देते हैं कि जो एनसीईआरटी का भाग 1 है, एनसीईआरटी का यहाँ पर हम लिख देते हैं, एनसीईआरटी का भाग 1। ठीक है, भाग 1 ये 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व से आपका 600 ईस्वी तक था। ठीक है, 600 ईस्वी तक ये है आपका भाग 1। फिर उसके बाद अगर भाग 2 के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर पहला जो है अध्याय, ये आपका 10वीं से 17वीं सदी तक है। 10वीं से 17वीं सदी, ठीक है, 17वीं सदी की है, यानी कि ईस्वी की है, ईस्वी की बात कर रहा है। तो अगर हम 600 तक तो पढ़ ही चुके हैं, अगर 600 ईस्वी से अगर हम बात करें कि 10वीं ईस्वी तक, तो 10वीं सदी तक अगर हम बात करें, तो इन दोनों के मध्य में आप देखेंगे कि 400 साल का गैप है। ठीक है, कितने, ये 6वीं हो गया ना, ये 10वीं हो गया, तो ये 600 ईस्वी लिखा गया, सॉरी, ये 6वीं ईस्वी तक है, या 600 ईस्वी भी मान सकते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और 6वीं से ये आपका
10 है, तो यानी कि मान के चलिए कि 1000 होना चाहिए। तो 10वीं शताब्दी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये 400 साल का जो गैप बचता है इसमें, ठीक है, 400 साल का, तो इन 400 सालों का जो इतिहास है उनके बारे में कौन बात करेगा, ठीक है, कि उसमें क्या हुआ, वो सारी घटना किस प्रकार से घटित हुई, ठीक है। और ये जो यात्री आए हैं, जो यात्रियों का नज़रिया हम लोगों को पढ़ना है, तो वो यात्री आए हैं तो वो किसके साथ आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, वो सारी घटनाएं जो आप लोगों को देखने को इन 4 सालों में मिलेगा। तो हम उन्हीं 4 सालों के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं उसमें घटित हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 6वीं शताब्दी ईस्वी की, 6वीं शताब्दी ईस्वी की, तो किसका शासनकाल है, यहाँ पर हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है, ठीक है, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राजपूत हैं, राजपूत हैं, ये इन दोनों लोगों का काल इस समय चल रहा है 600 ईस्वी में। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आया, भारत पर आक्रमण किया। इसके पहले भी आप देखेंगे कि भारत पर आक्रमण किए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रांतों को जीतने में सफलता प्राप्त की, सिंध के प्रांतों को विजित करने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है, विजित किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से पहली बार 712 ईस्वी में, फिर आप देखेंगे कि 712 ईस्वी में यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आया, और फिर वहाँ पर देखिए कि 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से और देखेंगे कि 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, 1027 ईस्वी तक, ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और इसका उल्लेख कौन करता है, और आप देखेंगे कि जो इस आक्रमण का उल्लेख जो करता है वो है आपका हेनरी इलियट, ठीक है, हेनरी इलियट महोदय ने महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमणों का उल्लेख किया है। और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आप एक बार सोच कर देखिए कि भारत पर ये आक्रमण क्यों हुए थे। और जब तक आप भारत में आप देखेंगे कि जब तक व्यापार और सुदूर व्यापार नहीं हो रहे हैं, बाहर जाकर व्यापार नहीं किए जाएंगे, तब तक लोग संपर्क में आएंगे कैसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्राचीन काल में हम लोगों को व्यापार देखने को मिल रहे थे, और व्यापारियों के माध्यम से लोग संपर्क में आए, और फिर संपर्क साधने के बाद वहाँ पर उन लोगों ने भारत पर धीरे धीरे आक्रमण करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो 17 आक्रमणों का उल्लेख आप देखेंगे कि महमूद गजनवी के हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। फिर देखिए 1100 शायद 74-75 है, ठीक है, 1174-75 से लेके यहाँ पर देखिए कि 1191 और 1192। फिर इसके बाद एक डेट और लिख लीजिए, और 1194, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, तो उसके साथ बहुत सारे लोग भारत में आए थे, ठीक है। तो जिन जिन यात्रियों को हम लोग बात करेंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, महमूद गजनवी से लेकर महमूद गोरी के शासनकाल से आ रहे हैं, ठीक है। वो 1100 की जो ईस्वी है वो आपके मोहम्मद गोरी से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए कि 1000 ईस्वी से 1027, 1000 ईस्वी से 1027, ठीक है, 27 ईस्वी तक कौन है, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा है, महमूद
महमूद गजनवी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, महमूद गजनवी। और फिर आप इसके बाद देखिए कि 1100 यहाँ पर 74 या 75 हम लिख देते हैं, 74-75 में पहली बार भारत पर महमूद गोरी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी नाम है उसका। ठीक है, और ये आपका आक्रमण किया था पहली बार। और ये इसने जब आक्रमण किया तो देखिए कि यहाँ पर कौन है, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और ये आप देखेंगे कि जयचंद से हार जाता है माउंट आबू पर, माउंट आबू पर्वत पर जयचंद से हार जाता है इसी के शासनकाल, इसी समय में लगभग 1174-75 में। और फिर आप देखेंगे कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिस तरह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उसी प्रकार से देखेंगे कि मोहम्मद गोरी भी आक्रमण कर रहा है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो यहाँ की धन संपदा को लूटकर गजनी ले जाए। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर शासन भी स्थापित करने का प्रयत्न करता है। 1191 में वही देखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये किसके मध्य होता है, गोरी व पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, गोरी व पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में ही आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। फिर उसके बाद 1192 में फिर आया आक्रमण करने। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध हुआ था ये आपका गोरी व मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको लिख लीजिए, गोरी व पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ समझ कर देखिएगा कि जब मोहम्मद गोरी हारता है तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन जब 1192 में मोहम्मद द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जब गोरी जीतता है पृथ्वीराज चौहान से, तो गोरी पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ता है। ठीक है, अगर इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया होता तो भारत पर यहाँ पर इस्लाम का शासन आया ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी नहीं चुका और वो पृथ्वीराज को कैद कर ले गया। ठीक है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो एक रचना है चंद्रबरदाई की। कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है यह रचना है चंद्रबरदाई की। ठीक है, और इसी पृथ्वीराज रासो में आप देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ पर माना जाता है कि माउंट आबू पर एक गुफा है, वहाँ पर यज्ञ किया गया और उसी यज्ञ में से 4 राजपूत निकल कर आए। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि उन चारों राजपूतों का आप देखिए कि किस प्रकार से नाम है और उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कि इस तरह से कहानियाँ मिलती हैं पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो यहीं पर देखिए कि 1192 में जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है पृथ्वीराज चौहान से, तो फिर 1194 में फिर वो लड़ता है। ठीक है, 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध होता है गोरी व जयचंद के मध्य में। ठीक है, गोरी व जयचंद, ये वही जयचंद है। और देखेंगे कि जो आपका 1175 ईस्वी 75 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जिसे माउंट आबू पर हार जाता है, लेकिन 1194 ईस्वी में इसने गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, जब यहाँ पर जब जयचंद हारा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब गोरी के पास भारत के भूभाग आ जाते हैं अच्छे खासे, तो जब भारत के भूभाग अच्छे खासे आए तो उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने अपने दासों को नियुक्त कर दिया। तो वही आप देखेंगे कि जो दास बने तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। ठीक है, क्योंकि गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को बांट दिया जाता है। तो
वहाँ पर वो सारे शासक बनते हैं। वहाँ पर 3 लोग हैं, नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखेंगे कि भारत का साम्राज्य मिला था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस्लाम का स्थापना भारत में किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट अगर के बारे में बात किया जाए तो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार भारत में हो रहा है हुआ क्योंकि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है ट्रेड। ठीक है, व्यापार जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर भारत में आक्रमणकारियों के लिए। ठीक है, जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। और मोहम्मद गोरी और गजनवी के साथ जो भी यात्री भारत में आए उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है शुरुआत में। और फिर उसके बाद आप 17वीं शताब्दी में हम जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि पुर्तगाली तो भारत में आ जाते हैं 1498 में ही, क्योंकि उस समय वहाँ पर लोदी वंश का शासन था। तो 1498 से ही वो भारत में आ रहे हैं। तो जो उनका जो विवरण है उनका भी हम लोग बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक की। ठीक है, तो जो 400 साल की घटनाएं हैं उसको हमने आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक सिनेरियो दे दिया कि जो बेसिक चीज़ है कि वो आप लोग समझ जाएं कि भारत में किस प्रकार से इस्लामी शासन आ रहा था। और उन्हीं व्यापारियों को हम लोग देखेंगे और उनके द्वारा जो चीज़ें यहाँ पर की गई, जो लेखन क्रिया किया गया और उनके जो विवरण प्राप्त होते हैं यात्रियों के, उनके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे क्योंकि वो मध्यकालीन में हम लोग अब आ गए हैं। क्योंकि 10वीं सदी की अगर बात किया जा रहा है तो अगर हम 10वीं सदी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 10वीं 17वीं तो ये आपका मध्यकाल चल रहा है। तो यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार से हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए कैसे लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। ठीक है, हम वही अभी आपको बता रहे थे कि जब तक आप व्यापार नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे तब तक आप लोगों के संपर्क में कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है व्यापार, ट्रेड, जो या बाहर के यात्रियों को, बाहर के आक्रमणकारियों को भारत में लाने का श्रेय देता है। ठीक है, कि यात्राएं की है वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कि भारत से कोई गया ईरान में। ठीक है, तो जब ईरान में गया तो ईरान में कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो वो आप लोग वहाँ पर देखिए कि इस्लाम का वहाँ पर उदय हो चुका था उस समय मध्यकाल में। ठीक है, तो जब इस्लाम का उदय हो चुका है तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ के रहन सहन, खान पान, पहनावा, जो प्रकृति है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भिन्न भिन्न देखने को मिली। भाषा, शैली, हर एक चीज़ वहाँ पर भिन्न भिन्न देखने को मिली। तो वो लोग वहाँ के संपर्क में आए तो जब दो संस्कृतियाँ आपस में मिक्स होती हैं, मान के चलिए कि सम्मिलित होती हैं, तो उसमें से एक नई संस्कृति निकल कर आती है। जिस तरह से दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो एक नई विचारधारा का प्रस्फुटन होता है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे जब दो सभ्यता और संस्कृति आपस में टकराती है तो उनमें से एक नई संस्कृति, सभ्यता का जन्म निकल होता है। ठीक है, तो सेम फैक्ट वही काम करता है कि जब भारत के लोग ईरानियों के संपर्क में आए, गजनी अफ़गानिस्तान के संपर्क में आए, अरबों के संपर्क में आए, तो वहाँ से आप देखेंगे कि एक नई परंपरा, एक नई लेखन शैली, एक नई भाषा का जन्म भी होता है और एक नई आप देखेंगे कि जो स्थापत्य शैली है वो भी निकल कर आती है। क्योंकि आप अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हम आपको इंट्रोडक्शन बस दे रहे हैं। तो अभी जब धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि और आगे क्या कहा गया कि इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जब यहाँ पर व्यापारी गए, यात्री गए, उनके साथ लोग जो गए वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ लोग जो थे वहाँ पर उनके ही
कल्चर में, सभ्यता संस्कृति में वो मिलकर घुल मिलकर रहने लगे। तो आप ज़ाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर एक बार सोच के देखिए कि मान लीजिए कि हम भारत से ईरान गए, वहाँ पर सभ्यता कुछ साल रहे, 10 साल 20 साल रहे और फिर वहाँ से रिटर्न भारत आते हैं। तो वहाँ पर जब भारत आएंगे तो हमारे सभ्यता, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में ईरान के कुछ तत्व सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो जब भारत में आएंगे तो यहाँ पर भी उसके भारतीय तत्व सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो जब वहाँ पर ईरान और भारतीय तत्व सम्मिलित हुए एक दूसरे से, तो वहाँ पर आप एक बार सोच के देखिए कि वहाँ क्या नई विचारधारा निकल कर नहीं आएगी, नई सभ्यता संस्कृति नई जन्म लेगी। क्योंकि आप आज भी देखेंगे कि जो भारत के मुसलमान हैं और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उसमें 100 ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि जब सभ्यता संस्कृति आपस में टकराती हैं तो उसमें से एक नई सभ्यता संस्कृति का जन्म होता है। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि जब वहाँ से लोग गए, वहाँ से लोग आए, तो वो लोग, कुछ लोग जो थे यहाँ के जो सभ्यता संस्कृति को अपना लिए, यहाँ से जो गए वो भी अपना लिए। तो वहाँ से जो कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया था। और जब उन्होंने उन सारी चीज़ों को नोट डाउन किया तो उसके जो पांडुलिपि मिली, जो पुस्तकें मिली, उनके आधार पर हम लोगों ने, जो यहाँ के लोगों ने, विद्वानों ने, वहाँ पर लेखकों ने, उसके आधार पर इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर देखिए कि दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। महिलाओं के द्वारा छोड़े गए वृत्तांत कुछ भी नहीं है, लगभग न के बराबर है। हालांकि हम जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर, यहाँ पर देखिए कि यहाँ तक हम आप लोगों को बताते हैं कि समरकंदी से प्राप्त होता है, कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग यात्रा वृत्तांत में लिख रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की यात्रा वृत्तांत बहुत ही कम मात्रा में, न के बराबर हैं, जबकि पुरुषों के यात्रा वृत्तांत जो हैं वो हम लोगों को अच्छे खासे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इतिहास लेखन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो महिलाएं थीं वो भी उनके साथ यात्रा करती थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं लिखी। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि वहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थीं इसलिए उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को नहीं दिया, ठीक है, या उनको लिखने नहीं दिया? तो ये सारी समस्याएं, यहाँ पर बहुत सारी जटिलताएं देखने को मिलती हैं और इसीलिए इसे इतिहास कहा जाता है, ठीक है। कि जो चीज़ें बीत गई हैं, जो चीज़ें घटनाएं हैं, उसको समझने का प्रयास आप लोग कीजिए कि महिलाएं पुरुषों के साथ यात्राएं तो कर रही हैं, लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत बहुत ही नाम मात्र के हैं, ठीक है। मान लीजिए 9 के बराबर हैं। तो क्या उन महिलाओं को यात्रा वृत्तांत लिखने का अवसर नहीं मिला, या उनको लिखने नहीं दिया गया, या उनको दासता के रूप में यहाँ पर लाया गया था? तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि क्या यहाँ पर महिलाओं के यात्रा वृत्तांत क्यों नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अब्दुल रज़ाक आया था। देखेंगे कि अब्दुल रज़ाक ईरान से थे कि कहाँ से आया था, उसको आप लोग के बाद चेक करिएगा। वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो उसने जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया है वो एक उल्लेखनीय है। वो सारी बातें इसमें बात हम लोग करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने आपको हेडिंग में बताया कि अध्याय में कौन सा है। फिर इसके बाद देखिए, कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। तो यहाँ पर ये बात करने की कोशिश किया जा रहा है कि कुछ यात्री जो थे, कुछ लोग जो थे, तो वो अपने साम्राज्य के अंदर ही भ्रमण करते थे और कुछ साम्राज्य के बाहर भी भ्रमण करते थे। जो लोग साम्राज्य के अंदर भ्रमण कर रहे हैं वो लोग अपने ही साम्राज्य के बारे में सिर्फ यात्रा वृत्तांत दे रहे हैं। तो जैसे कि मुग़ल साम्राज्य में आप देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, तो वो लोग क्या कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष में घूम कर ही वो अपना यात्रा वृत्तांत कर रहे हैं। और जिसमें आप देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य में एक आईने अकबरी करके है, ठीक है, जो अकबर के इतिहास के बारे में, अकबर के शासन प्रशासन के बारे में बात करता है। तो आईने अकबरी जो आप देखेंगे कि जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें एक
अकबरनामा का भाग है ये शायद, ठीक है। अकबरनामा का एक आखिरी भाग है कि बीच आखिरी ही है आईने अकबरी, और आईने अकबरी आप देखेंगे कि 4-5 खंडों में है। तो वहाँ पर आप देखिए कि अकबरनामा कितना बड़ा है, और उसको जो पूरा करने का जो श्रेय दिया गया था, आप देखेंगे कि आईने अकबरी को अबुल फजल था, अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल ने उसको तैयार करना प्रारंभ किया, और पूरे भारत में भ्रमण करके उसने उसको तैयार किया, और आईने अकबरी नामक पुस्तक को तैयार किया। अकबरनामा का यह भाग है, और आप देखेंगे कि आईने अकबरी में शासन प्रशासन के बारे में मुग़लों के बात किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो बात किया गया है, आप देखेंगे कि वो पूरे भारतवर्ष के बारे में, मुग़ल शासन प्रशासन और अकबर के शासन प्रशासन के बारे में बात किया था, कि किस प्रकार से यहाँ पर भूमि राजस्व के स्रोत है, किस प्रकार से यहाँ पर भूमि के पैमाइश की जाती थी। ये सारी बातें आईने अकबरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वो आईने अकबरी का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसी पुस्तक में है कि आखिरी अध्याय में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब मुग़ल शासन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आईने अकबरी का अध्याय हम लोग देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों और अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांत देखेंगे। अल-बरूनी, जो 11वीं सदी में उज़्बेकिस्तान से आया था, फिर उसके बाद इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी। इन 3 यात्रियों का हम लोग विवरण देखेंगे। वैसे बहुत सारे यात्री हैं तो उनका हम लोग नहीं देखेंगे, कि जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण यात्री हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए कि ये नारियल का चित्र है, और ये देखेंगे कि एक पान जो खाया जाता है उसके बारे में, और पान को बनाने देखिए ये सब वाइट जो है चूना है, फिर उसके बाद ये हल्का लाइट रेड है, तो मान के चलिए कि कत्था होता है, इस तरह से सुपारी, इस तरह से इलायची, सारी चीज़ें यहाँ पर विवरण दिया गया। और आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में पान खाने की परंपरा है, ठीक है। तो आप कोई भी इस्लाम में आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म है कि वो लोग पान इसलिए खाते थे कि जो पान खाने से उनकी जो आवाज़ है वो साफ़ निकलती है, और फिर उसके बाद जो इस मुँह का स्मेल है वो भी पान खाने से बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो और पान खाने से यहाँ पर आप देखिए कि पान के पत्तों का यहाँ पर पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह से सोच के देखिए कि पान के पत्ते जो होते हैं ठंडे होते हैं, और मुसलमानों में आप देखेंगे कि वो गर्म प्रदेशों से आते थे। गल्फ़ कंट्रियों में आप देखेंगे कि वहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है, और इसीलिए ये लोग पान खाते थे कि वहाँ पर जो पान है इनके जो सर को ठंडा करे, दिमाग को ठंडा करे, और बहुत सारे फ़ायदे इससे देखने को मिलता था कि जो मुंह का स्मेल है और मुंह की गंदगी है वो भी इसके साथ साफ़ हो जाता था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि चूना होता था, तो चूना जो है वो आपका काटता है, तो वहाँ पर जो छिल जाता है, तो उस तरह से यहाँ पर चीज़ें। ये देखिए कि नारियल है, कि कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का असामान्य माना, कि जब यात्री यहाँ पर आए तो इन सारी जो वस्तुएं थी भारत में उसको देखा तो वो लोग उनको असामान्य असाधारण चीज़ें मानने लगे थे। तो जब असाधारण चीज़ें माने तो आप जानते हैं कि जो चीज़ मनुष्य को असाधारण लगती है तो वो कितने ही ज़्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोचिए कि यहाँ पर आप फिर वो एक बार इसको पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसको अल-बरूनी की किताब उल हिंद के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा। पहले एक एक हम यात्रियों को लेंगे, और एक एक यात्रियों को पहले भी उसको डिफ़ाइन किया जाएगा हर एक चीज़ के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो इतिहास लेखन की परंपरा है भारत में वो चली, ठीक है। जो कि मध्यकाल में किस प्रकार से इतिहास लेखन चला, और हमने मध्यकाल की शुरुआत और किस प्रकार से हुआ, और वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी उनके बारे में हम लोग पूरा बात किए। तो यहाँ पर देखिए कि एक सोचने वाली बात है कि जो यहाँ पर राजपूतों का शासन था भारत में, देखेंगे कि जब यहाँ पर जब इस्लाम का आते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसका शासन है, क्षेत्रीय राजवंशों का शासन है। क्षेत्रीय राजवंशों में आप देखेंगे कि सारे के सारे राजपूत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बार तो जितने भी भारत के आक्रमणकारी रहे तो वो तो पहले शुरुआत में हारे ही, ठीक है।
बस एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन तो आप देखिए कि प्राचीन काल से ही हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो आर्य का हम लोग आर्यों का निवास स्थान मानते हैं, वो भी तो एक विदेशी ही थे, वो भी तो आक्रमणकारी ही थे। तो जब उस तरह की चीज़ें हम लोग प्राचीन काल से देख रहे हैं, तो इस्लाम का भारत में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बशर्ते यहाँ पर ये बात है कि भारत में एकता नहीं थी, केंद्रीय शक्ति के अभाव में ही इस्लाम धर्म यहाँ पर स्थापित हुआ था, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, तो वहाँ पर 712 ईस्वी में और 693 के लगभग में आप देखिए कि 693 के लगभग में जो हर्षवर्धन है, वो अपना राजपाट दान करके चला जाता है, ठीक है? तो जब राजपाट दान करके चला जाता है, तो हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है धीरे धीरे बिखरने लगता है, और उसी का मौका पाकर आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर देता है। और भारत पर आक्रमण करने के बाद वो सिंध के क्षेत्रों को विजित करता है, और कालांतर में देखेंगे कि फिर धीरे धीरे वो आक्रमणकारी बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है? और जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया, तो आप देखिए कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया, ठीक है? और हेनरी इलियट ने इन आक्रमणों का उल्लेख किया है। तो वहाँ पर जो राजवंश हैं, जो शासक वर्ग है, वो किस प्रकार से आप देखिए कि अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भारत में क्षेत्रीय राजवंश उद्भव हुआ, और पृथ्वीराज रासो के गर्भपात में करे तो माउंट आबू के गुफा में वहाँ पर 4 राजपूतों का उदय हुआ था। तो यानी कि जब महमूद गजनवी आक्रमण किया, तो उस समय राजपूतों का शासन था, ठीक है? जो क्षेत्रीय राजवंश थे, उनमें सारे के सारे राजपूत थे। तो ये सोचने वाली बात है कि उनमें एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, और यही कारण है कि मोहम्मद गोरी अब देखिए कि 1174-75 में जयचंद से हार जाता है, ठीक है? जब हारता है माउंट आबू का युद्ध में, तो महमूद गोरी हारता है, तो वहाँ पर भी बच जाता है वो। और फिर 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान से हारता है, उन्होंने तो सीधे सीधे ही छोड़ दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा, आप सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं कि अपने ऊपर शासन करने के लिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप देखिए कि किस तरह से नेगलेक्ट करने वाली बातें हैं, और ये सोचने वाली बातें हैं कि हम उनको छोड़कर जिससे हम युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध के आप देखिए कि रामायण महाभारत के जो युद्ध का कॉन्सेप्ट है, क्या ये लोग रामायण महाभारत नहीं पढ़े थे? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को रामायण महाभारत नहीं पता था, ठीक है? कि पूरे महाभारत की बातें हम लोग करते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से कौरवों का संहार किया। तो वहाँ पर क्या पृथ्वीराज चौहान को महाभारत की ज्ञान नहीं था, या उनको रामायण नहीं पढ़े थे, या अशोक के बारे में उनको ज्ञान नहीं था? तो वो सारी बातें यहाँ पर बहुत ही सोचनीय हो जाती हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गलती कैसे कर दी कि 1191 में उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, और जयचंद ने 1174-75 की ईस्वी में मोहम्मद गोरी को जाने कैसे दिया। तो ये सारी बातें जो हैं आप लोगों को समझिए, सोचिए कि किस प्रकार से भारत पर इस्लाम का शासन आया था। अगर मोहम्मद गोरी मारा गया होता तो वो वहाँ से समाप्त हो गया होता। जब वो आया ही नहीं होता तो भारत पे जितने अगर एकता होती, सोचिए कि अगर एक छत्र शासन होता किसी राजपूत शासन का, राजपूतों का, तो वहाँ पर वो लोग भी उसको आने नहीं दिए होते। तो यहाँ पर सोचिए कि सिर्फ जयचंद, आप देखिए कि जयचंद किस वंश का शासक है, और फिर उसका पृथ्वीराज चौहान तो हम मान चलिए कि सिसोदिया वंश का शासक हैं। तो सिंगल लोग भी यहाँ पर हराए हैं राजपूत मुसलमानों को। तो जब वहाँ पर अगर एकता होती, यूनिटी होती, वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल कर किया गया होता, तो सोचिए कि भारत पर इस्लाम का शासन ही नहीं आया होता, ठीक है? तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक बार सोच कर देखिए, ठीक है, कि हम बाहरी लोगों के लिए भी एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं उस समय, कि वहाँ पर या एकत्रित होने का प्रयास नहीं किया गया है, या उन्होंने एकजुट होने का प्रयास नहीं किया, या उन्होंने अपने में ही प्रतिस्पर्धा करने में, अपने ही में संघर्ष करने में वो रह गए, या उन लोग बाहरी आक्रमणकारियों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो इस तरह से सोचने वाली बात है। अब सोचिए कि प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े आक्रमणकारी, हिंद यवन आक्रमणकारी आए,
सब कुषाण, शक आए, हुड़ आए, फिर उसके बाद सिकंदर भारत में आया, वो सारे लोग लौट गए, उनका शासन स्थापित हुआ लेकिन वो भारत में ही रह गए, ठीक है। तो वो सारे लोग भारत में आए, हारे जीते, इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन वो केंद्रीय शक्ति से पराजित होते चले गए। लेकिन जो हम लोग मध्यकाल में देखते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय शक्ति के अभाव में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, तो ये इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए और सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई थीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी का लेक्चर पसंद आता होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, सोचिए, समझिए। एनसीईआरटी आप लोगों को बेसिक नॉलेज को एकदम क्लियर कर देगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले अपने यात्रियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।